हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 031 का जून 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन करवाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने BCS 31 का प्रीवियस और भी सॉल्यूशन करवा के दे दिया है। तो अगर आप लोग एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि इसमें BCS 31 में क्या होता है ना, क्वेश्चन एकदम रिपीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम नहीं करेगा, लेकिन वो जो टॉपिक होता है वो सेम टू सेम रिपीट करते हैं। तो अगर आप इसको 2-3 साल को देख लोगे ना तो आप आराम से लिख पाओगे, 100 में 100 लिख के आ पाओगे। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन रहता है इसमें, बिल्कुल प्रीवियस से, सब प्रीवियस से आता है। तो यहाँ देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस करने बोल रहा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म दैट emphasize a linear flow of control. It breaks down a program into smaller manageable function. ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जो फ्लो कंट्रोल रहता है वो लीनियर रहता है, मतलब लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से। और इसमें क्या करता है भाई, प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देता है, स्मॉलर फंक्शन में डिवाइड कर देता है, जिससे उसको आराम से हम लोग मैनेज आराम से कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फंक्शन बेस्ड। तो देखिए प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शंस और प्रोसीजर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक लूप्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन बेस्ड होता है, कि भाई छोटे छोटे फंक्शन में बना देता है। तो इसमें वही होता है कि प्रोग्राम जो होता है वो ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शन, या फिर उसको प्रोसीजर बोलिए। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, एक फंक्शन जो होता है, फंक्शन किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सम करना है तो आप एक सम नाम का फंक्शन बना दोगे जिसमें क्या होगा, वैल्यू सम करके रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वही होता है कि भाई एक फंक्शन बना देगा जो एक स्पेसिफिक टास्क करे। ठीक है, और कंट्रोल लाइक लूप्स का यूज़ करके, या कंडीशनल वगैरह का यूज़ करके, लाइक फॉर लूप चला दिए 1 to 10, ऐसा उस तरह का। ठीक है, तो पहला हो गया फंक्शन बेस्ड। उसके बाद आता है डेटा सेपरेशन। तो फंक्शंस ऑपरेट्स ऑन डेटा दैट इज पास्ड इन एज पैरामीटर, कीपिंग डेटा सेपरेट फ्रॉम द फंक्शन देमसेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो रहता है, यानी कि डेटा मतलब वेरिएबल्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेट रहता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑपरेट्स ऑन डेटा दैट इज पास्ड इन एज पैरामीटर। ठीक है, यानी कि कोई भी फंक्शन है, जैसा कि बोले थे अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करके बनाता है। तो कोई भी फंक्शन जो होता है वो उसको आप वही डेटा को एक्सेस करेगा जो आप उसको पैरामीटर में देगा। ठीक है, यानी कि जो भी एंटर, नॉर्मल समझिए, जो भी मान लीजिए फंक्शन एक बॉक्स है तो उसके अंदर आप जो भी डेटा को देंगे वो उसी को एक्सेस करेगा, उसके बाहर का जितना भी डेटा वगैरह है उस बॉक्स के बाहर का वो नहीं एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ वही रहता है कि डेटा सेपरेशन रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉड्यूलरिटी क्या है। तो रीयूजेबिलिटी इज अचीव थ्रू मॉड्यूलर फंक्शन, बट मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कॉल कैन बी चैलेंजिंग इन लार्जर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलरिटी भी इसका अच्छा होता है, तक क्योंकि हम लोग रीयूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला फंक्शन को, कोई भी फंक्शन, तो मान लीजिए सम फंक्शन जो आपने बनाया था अभी, तो वो फंक्शन को मान लीजिए आपको मैं बोल रहा हूँ 2 + 4 करो, और फिर मैं बोलता हूँ 4 + 6 करो, तो बार बार अलग अलग थोड़ी बनाओगे। इससे अच्छा आप एक फंक्शन बना दीजिए सम नाम का, और उसको बार बार यूज़ कीजिए। जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ सम को ऐड करो, अब बस वाला सम वाला फंक्शन कॉल कर दे रहे हो, समझे। तो इस तरह से इसका रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाता है। बट यही होता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है वो चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कोई बहुत लार्जर प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत लंबा प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। तो वाइल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज simpler for small programs, larger ones can become harder to maintain due to the lack of data encapsulation leading to potential side effects. ठीक है, पर इसका मेंटेनेंस जो होता है छोटे प्रोग्राम के लिए तो ठीक है, जिसमें छोटा काम करना है उसके लिए तो भाई मेंटेनेंस वगैरह सही रहता है, मतलब हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई लार्ज प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम जैसे बोला हम लोग लीनियर काम होता है, तो वो सब मुश्किलें क्रिएट कर देता है। ठीक है, बड़े प्रोग्राम के लिए तो इसलिए होता है हम लोग का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसका एग्जांपल समझ लीजिए सी, जो आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था ना, सी वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा था, और पास्कल। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल। अब देखिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि OOPS। आप देखिए ये जो है ना C++ में, सी और C++ में क्या डिफरेंस था, तो बस यही OOPS का डिफरेंस था। ठीक है, यानी कि C++ में इसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और पूरा C++ इसी से रिलेटेड है, OOPS से ही रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ देखिए OOP इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स बोथ डेटा एंड फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है,
तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये एकदम रियल वर्ल्ड एंटिटी को उठाता है, जैसे कि आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट वगैरह होगा उस तरह से। और एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट में उसका डेटा भी होता है, यानी कि उसका एट्रीब्यूट होता है, डेटा भी होता है, और उसका फंक्शन भी होता है, यानी कि मेथड। फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉग का ये निकाल सकते हो कि डॉग क्या करता है, तो भौंकता है, बार्क करता है, खाता है, दौड़ता है, तो वो सब क्या हो गया, उसका डेटा भी है और साथ में उसका मेथड भी है कि वो कैसे करता है, समझे। तो एक ऑब्जेक्ट में ये सब होता है। तो यहाँ पे देखिए की फीचर ऑफ ऊप्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट फोकस, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन विद इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, जैसा कि बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम ही है कि इसको क्या करना, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम लोग का प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट फोकस। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, ठीक है। रियल वर्ल्ड के जो भी एंटिटीज़ होता है उन सबका ये होता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग का डेटा और फंक्शन दोनों रहता है एक ही यूनिट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आया इनकैप्सुलेशन। डेटा इज प्रोटेक्टेड विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेस ओनली थ्रू डिफाइंड मेथड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है। अब देखिए ये जितना भी मेथड है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये सब का एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, समझे कि आपसे पूछ लेगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इस तरह का, समझे। तो पूरा ये ऊप से ही रिलेटेड आपको पूरे BCS 31 में क्वेश्चन पूछेगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए सबसे आया इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन, डेटा इज प्रोटेक्टेड विद इन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस ओनली थ्रू डिफाइंड मेथड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। देखिए इनकैप्सुलेशन मतलब समझिए एक आपका कैप्सूल यानी कि जो भी अब दवाई समझ लो कैप्सूल, तो उस कैप्सूल में कैसे होता है कि जितने भी डेटा होते हैं उस कैप्सूल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। विद इन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस थ्रू, डेटा इज प्रोटेक्टेड विद इन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना डेटा है वो उसी के अंदर रहेगा, और वो बाहर अपना बाहर उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। इससे क्या हो जाता है कि जितना भी आपने अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना दिया है तो उसका डेटा को आप एक जगह संभाल के रख सकते हो, यानी कि इनकैप्सुलेट करके रख सकते हो, ठीक है। एंड एक्सेस ओनली थ्रू डिफाइंड मेथड, और उसको एक्सेस भी करने के लिए कोई मेथड बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे को इस कैप्सूल के अंदर का डेटा को एक्सेस करना है, तभी एक्सेस कर पाएंगे, वरना क्या रहेगा वो सब डेटा अपना कैप्सूल के अंदर है और एकदम इनकैप्सुलेट है, समझे। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इससे क्या होता है वही कि डेटा का इंटीग्रिटी बढ़ता है और सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है क्योंकि इनकैप्सुलेट होता है वो। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। तो न्यू क्लासेस कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस प्रमोटिंग कोड रीयूज एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस भी होता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ पहले बना हुआ है, ठीक है, क्लास ए नाम का बना हुआ है, उसमें आपने कोई फंक्शन बना दिया, कोई मेथड बनाया है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर वही सेम फंक्शन को आप एक दूसरा क्लास में, समझे, यानी कि एक क्लास B बनाया है, आप उसी में वही सब फंक्शन को वापस से यूज़ कर रहे हो, यानी कि इनहेरिटेंस कर रहे हो। तो वही लिखा है न्यू क्लासेस कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, यानी कि मान लीजिए कोई न्यू क्लास बना है तो इनहेरिट कर सकता है, मतलब ले सकता है, क्या ले सकता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। वही कोई पहले से जो क्लास है उसका प्रॉपर्टीज़, उसका मेथड को फिर से इनहेरिट कर सकता है, यानी कि रीयूज़ कर सकता है, समझे। प्रमोटिंग कोड रीयूज़ एंड एक्सटेंशन, इससे क्या होता है कि कोड रीयूज़ और एक्सटेंशन बढ़ जाता है, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड्स कैन ऑपरेट एंड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक मेथड यूजेस। अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का मेथड जो है वो हम लोगों का डिफरेंट क्लास में वर्क कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक मेथड यूजेस, इससे क्या होता है कि भाई डिफरेंट क्लास में हम लोग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूज़ किए, क्लास A में, क्लास B में भी कर सकते हैं, क्लास C में भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म बढ़ जाता है, यानी कि हम लोग एक ही मेथड को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, समझे। तो उसके बाद आया मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो ऊप्स सपोर्ट ईजियर मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी एज चेंजेस टू वन क्लासेस टिपिकली हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन अदर। इसका मेंटेनेंस भी सही होता है क्योंकि अगर मान लीजिए जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग एक मेथड को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्लास A का मेथड को आपने क्लास B में किया है तो आप चाहोगे तो क्लास B में जो अगर मान लीजिए कुछ चेंज करते हो तो उससे क्लास A में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे। तो इसका मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है, जहाँ पे जो ज़रूरत है वो कर सकते हैं, किसी का मेथड कोई रीयूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, सब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आ गया हम लोग का C++, जावा और पाइथन, समझे। तो ये सब हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, समझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है ये आंसर ये बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है। आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोला, उसका आपने 2 पॉइंट लिख दिया, फिर आपने ओप्स का 2 पॉइंट लिख दिया, तो इस तरह से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन में लिखना है। पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट पूछता है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है वो बताओ।
तो अगर आपसे वहाँ पे कुछ भी पूछता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप ये पूरा आंसर इतना लिख सकते हो, समझे। इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा। सेम विथ ओप्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बारे में बताओ, तो आप ये पूरा लिख सकते हो और आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, समझे। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं, टॉपिक उसमें पूछा था कि भाई एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो बताओ। तो उसमें भी मैं यही सब डिस्कस किया था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक और होता है पब्लिक, समझे। तो अगर आप मान लीजिए जो ये जून 24 का एग्जाम देने गए थे और वो प्रीवियस का देख के गए होंगे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा होगा, वो आराम से लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे भी आपको वही देखना है, टॉपिक पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछ रहा है प्राइवेट के बारे में, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में। तो देखिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये क्या होता है, मेंबर्स डिक्लेयर्ड एट प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, ठीक है। तो देखिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये सब क्या होता है, सिंपल ऐसा समझिए, आप जो भी वेरिएबल्स बनाते हो, जो भी मेंबर्स बनाते हो ना किसी भी क्लास के अंदर, तो उनको आप डिफाइन कर सकते हो कि वो क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, तो बस वही है, समझे। तो प्राइवेट में क्या होता है कि मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, यानी कि प्राइवेट, अगर प्राइवेट के अंदर आप कोई वेरिएबल्स बना रहे हो ना, कोई मेंबर्स बना रहे हो, तो वो आपके उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, समझे। यानी कि मान लीजिए आप क्लास ए बनाए हैं, उसके अंदर मान लीजिए आपने दो वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स और वाई नाम का, ठीक है, उसको आपने प्राइवेट रख दिया है। तो अगर अब वो जो एक्स और वाई है ना, वो आपके सिर्फ क्लास ए, यानी जितना भी क्लास ए है उसी के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास ए के बाहर अगर आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है, यानी कि वो सिर्फ उसी क्लास में यूज़ होगा, उसके बाहर उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया उसका। देखें इसका यूज़, तो दीज मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, डिराइव्ड क्लास और एनी अदर क्लास, ठीक है। द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर is used to ensure encapsulation by hiding implementation details and providing a control interface, ठीक है। तो इसका मेंबर को क्या होता है कि ये cannot be accessed by object of class, ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता है, डिराइव क्लास में भी एक्सेस नहीं हो सकता है, और कोई भी अदर क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने सिंपल बोला कि अगर प्राइवेट बनाया हो तो वो आपके उसी क्लास में होगा, उसके बाहर उसको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो द डिराइव्ड एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू इंश्योर इनकैप्सुलेशन बाय हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड ब्लॉक। तो इससे क्या होता है कि ये जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का होता है ना, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इनकैप्सुलेशन के लिए। जैसे मैंने क्या बताया था, इनकैप्सुलेशन मतलब किसी तरह का ग्रुप ऑफ वर्क उसको आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप बस बाहर जो दिखाना चाहते हो वही दिखाओगे, जो एक्सेस करवाना चाहते हो वही करवाओगे। इससे क्या रहता है कि वही हम लोग का हाइड कर पाते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को, यानी कि ये कैसे काम हो रहा है उसको हाइड कर दिए, और जो हमको ऑब्जेक्ट मतलब आउटपुट दिखाना है वो दिखाए, और प्रोवाइडिंग कंट्रोल इंटरफेस, समझे। तो इंटरफेस, कंट्रोल इंटरफेस प्रोवाइड करना इनका, तो ये होता है हम लोगों का यूज़। आप सिंपल इतना भी लिख सकते थे, ठीक है, इतना लिख दिए हो गया, समझे। तो आपने स्कोप लिख दिया, यूज़ लिख दिया। अब देखिए सेम प्रोटेक्टेड एक्सेस, अभी एग्जांपल देखोगे आप आराम से समझ जाओगे। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। तो ये क्या होता है, मेंबर्स डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लास। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर हम लोग डिक्लेयर किए हैं प्रोटेक्टेड में, वो तो भाई वो सेम जो जिस क्लास में किए हैं उसको उसमें तो एक्सेस हो ही सकता है, साथ ही साथ ये डिराइव क्लास में भी एक्सेस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर डिराइव्ड और बेस क्लास अभी जान लीजिए, क्योंकि आगे बहुत यूज़ होने वाला है। बेस क्लास मतलब ऐसे नॉर्मल समझिए फादर, ठीक है, और डिराइव मतलब सन, बाप बेटा। तो बेस क्लास हो गया बाप, और उसी के अंदर मतलब उसी को लेके डिराइव क्लास बनता है, समझे। तो वो हो गया बेटा, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लास है भाई जिसमें बनाया है उसमें तो कर ही सकते हैं, लेकिन वही उसका जो बेटा है यानी कि डिराइव क्लास है उसमें भी हम लोग प्रोटेक्टेड वाले को एक्सेस कर सकते हैं, समझे। इसका यूज़ क्या होता है, दीज मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट ऑफ अदर अनरिलेटेड क्लासेस, यानी कि इसका जो मेंबर्स है वो हम लोगों का एकदम रैंडमली किसी भी क्लासेस से नहीं हो सकता है, या तो अपने क्लास से होगा या फिर डिराइव क्लास से होगा, ठीक है। ये अब कोई रैंडम क्लास से नहीं हो जाएगा। मान लीजिए क्लास ए आपने बनाया तो उसमें आपने प्रोटेक्टेड दे दिया एक्स और वाई। अब आप एक क्लास बी बना रहे हो जो कि डिराइव्ड है आपके बेस से, यानी कि ए से डिराइव्ड है, यानी कि ए के संदर्भ में बना है, मतलब समझिए एक तरह से सन है उसका, तो उसमें अभी आप प्रोटेक्टेड को कर सकते हो। लेकिन एक और क्लास सी है जो कि नॉर्मल है, तो तब वो क्लास सी में हम लोग नहीं कर सकते इसको एक्सेस, समझे। तो ये हो गया। द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज ऑप्शन यूज टू क्रिएट इनहेरिटेंस हायरार्की वेयर डिराइव क्लास कैन एक्सेस एंड एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ बेस क्लास मेंबर। तो इसका प्रोटेक्टेड का यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए,
समझे। तो इनहेरिटेंस का बताया था ना, जहाँ पे हम लोग कोई फंक्शन पहले से बना हुआ है उसको वापस से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वही चीज़ करता है हम लोग का प्रोटेक्टेड के लिए। तो वेयर डिराइव क्लास कैन एक्सेस एंड एक्सटेंड फंक्शनलिटी ऑफ बेस क्लास मेंबर, वहीं जहाँ पे डिराइव क्लास यानी कि जो डिराइव सन क्लास जो है वो अपने फादर वाला जितना भी फंक्शनलिटी है वो सबको यूज़ कर सकता है। तो ये हम लोग का प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से हो जाता है इनहेरिटेंस, समझे। और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, तो ये था। अब देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। यह है एग्जाम्पल, ये है हम लोग का क्लास बेस। अब देखिए एग्जाम्पल का भी दो तरीका होता है, एक तो आप पूरा फुल कोड लिखो कि भाई इंक्लूड हैश इंक्लूड दिस दिस दिस, या फिर आप नॉर्मल जो आपसे पूछा है क्लास के बारे में उतना लिखो, ठीक है। आप दोनों एग्जाम्पल लिखोगे दोनों सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग बता रहे हैं, सिर्फ दिखाना है कि भाई प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास बनाया क्लास बेस नाम का। अब देखिए किसी भी क्लास को बनाने के लिए क्लास, तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है, कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पे बेस, ये हम लोगों का नाम है क्लास का। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, है ना, कुछ भी, तो ये आपके क्लास का नाम हो जाता है। यहाँ पे मैंने बेस रखा है क्लास का नाम, ताकि और आसानी से समझे, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का पूरा क्लास है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस तरह से हम लोग का एक्सेस स्पेसिफायर बनता है। ये देखिए प्राइवेट हो गया, ये हो गया प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट प्राइवेट वेरिएबल नाम का, प्राइवेट वैर नाम का, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक वेरिएबल जिसको बस सिंपल बनाया हूँ मैं, और वो क्या है तो प्राइवेट में है। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाया हूँ, उसको मैंने प्रोटेक्टेड के अंदर रखा है, और इसका नाम है मेरा इंट प्रोटेक्टेड वैर, ठीक है। नाम भी मैंने वैसे सिंपल रखा है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ताकि आसानी से समझ जाओ। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक में आया हूँ और मैं सिंपली एक्सेस कर रहा हूँ। ये पब्लिक क्या है, जैसे ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड वन इसी तरह से पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब क्या, इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास में करो, दूसरे में करो, तीसरे में करो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हो एक्सेस, ये होता है पब्लिक। तो यहाँ पे मैंने देखिए पब्लिक के अंदर क्या बनाया है, वॉइड एक्सेस डेमो, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया है एक्सेस डेमो नाम का, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, तो ये सिंपल क्या कर रहा है, प्राइवेट वैर इज इक्वल टू 2 कर दे रहा है और प्रोटेक्टेड वैर इज इक्वल टू 3 कर दे रहा है। अब देखिए इसी क्लास के अंदर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, है ना। ये पूरा एक क्लास हुआ बेस नाम का, प्राइवेट वेरिएबल बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया, एक हम लोग एक्सेस डेमो नाम का भी फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल हम लोग वेरिएबल का वैल्यू इनिशलाइज कर दे रहे हैं। प्राइवेट वैर में हम 2 दे दिए, प्रोटेक्टेड में 3 दे दिए, कुछ भी, बस रैंडम। तो बस यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। ये जो है हम लोग का ये कमेंट है, ठीक है। आपको पता होगा इसको कमेंट बोलते हैं, ये कोड में काउंट नहीं होता है, ये आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। तो जब हम लोग यहाँ पे प्राइवेट वैर किया ना इज इक्वल टू 2, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये सेम क्लास में तो भाई एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर, इसलिए हम लोग इस फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो काम करेगा, ठीक है। सेम विथ इसमें भी, प्रोटेक्टेड में भी क्या बोला था भाई, सेम क्लास के अंदर तो कर ही सकते हैं, साथ में डिराइव में भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो सेम ही क्लास के अंदर है, तो इसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये हम लोगों ने बेस क्लास को तो बंद कर दिया, यहाँ पे बेस क्लास खत्म। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग आगे बढ़े हैं, एक मैंने डिराइव क्लास बनाया है। देखिए डिराइव क्लास कैसे बनता है, तो वही सबसे पहले तो क्लास हो गया, फिर यहाँ पे डिराइव, ये मेरे डिराइव क्लास का नाम है, तो मैंने डिराइव क्लास का डिराइव ही नाम रखा है सिंपल। और उसके बाद देखिए कोलन, और उसके बाद जिस क्लास से इसको बना रहे हो, जिससे इसको डिराइव कर रहे हो, यानी कि पब्लिक बेस, यानी कि बेस क्लास से जो बना रहे हैं ना, ये बेस जो है इस क्लास से हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए पब्लिक बेस कर दिया हूँ, ठीक है। और ये जो हम लोग का क्लास था वो पब्लिक था, इसलिए हम लोग ने इसको पब्लिक रखा है, पब्लिक बेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का डिराइव क्लास बनता है, यानी कि ये बेटा, ये बाप है और ये इसका बेटा है, समझे। तो अब ये देखिए ये डिराइव क्लास के अंदर क्या हो रहा है, तो ये हम लोग का डिराइव क्लास है, इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने एक पब्लिक रखा है और सिंपल नॉर्मल पब्लिक के अंदर मैंने एक फिर से डिराइव्ड एक्सेस डेमो नाम का फंक्शन बनाया है, समझे। तो यहाँ पे बस मैं देखना चाहता हूँ, और वॉइड इसलिए रखा हूँ, इसमें भी वॉइड इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिंपल बस इनिशियलाइज कर रहा है। इसमें भी देखिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वॉइड रखा हूँ। वॉइड मतलब ये टाइप होता है, जैसे इंट होता है ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, उसी तरह से वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्राइवेट वैर को 2 करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते, नॉट एक्सेसिबल कॉज अ कंपाइलेशन एरर। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है ना। प्राइवेट वैर को मैं 2 करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए डिराइव क्लास के अंदर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। और मैंने क्या बोला था प्राइवेट में कि ये बस अपने ही क्लास से होगा, ओनली विद इन द सेम क्लास, ठीक है। प्राइवेट वाला सिर्फ अपने क्लास से होगा, यानी कि ये जो प्राइवेट वाला है ये सिर्फ इसी बेस के अंदर ही इसको जो करना है कीजिए, इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए जब मैं यहाँ पे प्राइवेट वैर करके 2 करना चाह रहा हूँ तो नहीं कर पाऊँगा, समझे। लेकिन वही प्रोटेक्टेड वैर में अगर मैं 3 करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्सेसिबल होता है डिराइव क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने बोला था प्रोटेक्टेड में
एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद द सेम क्लास एंड इट्स डिराइव क्लास, यानी कि प्रोटेक्टेड वाला सेम क्लास में तो होगा और डिराइव में भी होगा। तो यहाँ देखिए सेम क्लास में तो कर ही पा रहे थे, डिराइव में भी कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे ये जो डिराइव क्लास है हम लोग का ये बेस का ही डिराइव किया हुआ है, समझे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड वैर को एक्सेस कर पा रहे और प्राइवेट को नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्राइवेट सिर्फ अपने में होगा, उसके बाहर किसी में नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया है। इतना पूरा लिख दोगे तो 5 में 5 क्या 10 में 10 भी मिलेगा, कितना भी बड़ा हो, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है, आपको नहीं आया प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का ये एग्जाम्पल नहीं आता है, तो आप बस इतना डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता है, अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल ही लिख दीजिए, कुछ तो लिख के आइए, समझे। 5 मार्क्स का 2 मार्क्स देगा, समझे, 2.5 मार्क्स देगा, तो इसलिए आप बढ़िया से ये कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ इज इट अचीव्ड, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ अ फंक्शन और मेथड टू behave differently based on the object that invokes it. It resolved during program execution rather than at compile time. देखिए पॉलीमॉर्फिज्म ये भी हम लोग का दो टाइप का होता है, एक रन टाइम होता है, एक कंपाइल टाइम होता है। तो अभी हम लोग से पूछा है कि रन टाइम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस में करवाया है, उसमें क्वेश्चन ये था कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके टाइप क्या है, तो उसमें मैंने ये टॉपिक बताया था रन टाइम के बारे में, ठीक है। तो जो वो क्वेश्चन करके गए होंगे वो कर लिए होंगे, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे दोहरा दे रहा हूँ, फिर से आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्या, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, समझे। तो ये क्या होता है, इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रन टाइम फीचर होता है ये UPS का, दैट अलाउ अ फंक्शन और मेथड टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स इट, यानी कि किसी भी फंक्शन या मेथड को डिफरेंट बिहेव करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपने कोई मेथड बनाया है, उसमें पहले में तो कोई काम करवा रहे हो आपसे, ठीक है, लेकिन ये अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करके आप वही सेम मेथड को, यानी वही सेम फंक्शन को आप डिफरेंट बिहेव करवा सकते हो, ठीक है, बाद में उसका पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स इट, यानी कि भाई जो ऑब्जेक्ट से वो इन्वोक हो रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करके इसका काम को भी डिफरेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इट रिजॉल्व ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम। ये हम लोग का कब होता है रिजॉल्व, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि रन टाइम के समय पे ये चीज़ चलता है हम लोगों का। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम से ही पता चल रहा है, रन टाइम के समय ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, रेदर देन कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम के समय नहीं, रन टाइम के समय, ठीक है। हाउ इट अचीव्ड, तो सबसे पहले उसके बाद आता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज द प्राइमरी वे टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अ डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड्स अ specific implementation of a method that is already defined in its base class. The base class method is marked as a virtual in C++ और abstract in Java, ठीक है। तो सब आता है हम लोग का मेथड ओवरराइडिंग। तो ये क्या होता है, नाम से ही देखिए मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि कोई मेथड पहले से दिया हुआ है, बना हुआ है, कोई क्लास पहले से बना हुआ है, उसमें कोई मेथड है, उसी को वापस से ओवरराइड कर देना, यानी कि उसी में कुछ चेंजेस करके लिख देना, वही होता है हम लोग का मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो वही लिखें प्राइमरी वे टू अचीव रन टाइम, यही होता है हम लोग का सबसे अच्छा वे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिराइव क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इट्स बेस क्लास, यानी कि डिराइव क्लास में हम लोग एक कोई स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर, जो कि हम लोग का पहले से ही बेस क्लास में अवेलेबल था, ठीक है। वही बेस क्लास डिराइव क्लास, इसलिए बोल रहे हैं बेस क्लास समझ गए, डिराइव समझ गए, आप सब आपको समझ जाओगे, ठीक है। यानी कि कोई डिराइव क्लास बनाया है हम लोग, उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन में मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ जो कि मेरा बेस क्लास में पहले से था, बस वही है, ठीक है। और ये बेस क्लास को क्या कहते हैं, तो वर्चुअल बोलते हैं हम लोग C++ में, यानी कि जो भी हम लोग क्लास बना रहे, मेथड बना रहे, उसको हम लोग वर्चुअल रखना होगा, तब जाके मैं डिराइव क्लास में उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। अगर कोई नॉर्मल है तो मैं उसको आगे नहीं डिराइव क्लास में चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। तो अगर हम लोग को मेथड ओवरराइड करना है तो मेरा जो फंक्शन होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक है। और अगर जावा में है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट रखना होगा। तो ये तो अभी हम लोग का काम करनी है, वर्चुअल सही है। उसके बाद आता है दूसरा मेथड कि पॉइंटर और रेफरेंस के द्वारा। तो द बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस इज यूज टू रेफर टू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास, ठीक है। तो वही बेस क्लास का जो पॉइंटर है, पॉइंटर और रेफरेंस जो है यूज टू, मतलब उसका यूज़ किया जाता है डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, समझे। यानी कि भाई बेस क्लास का जो है ना पॉइंटर, उसको उसी में एक ऐसा पॉइंटर बना दिया है जो हम लोग का डिराइव क्लास को एक्सेस कर पाता है, पॉइंट करके कि भाई तू डिराइव क्लास पे है, इस तरह से।
तो यहाँ पे हम लोग देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये होता है हम लोग का पूरा एग्जाम्पल, मैंने इसमें पूरा एग्जाम्पल बनाता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, जैसे आपने उसमें क्या करते थे, वो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करते थे ना, तो यहाँ पे C++ पे हम लोग का ये 2 हेडर फाइल मस्ट होता है। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसको आराम से आप समझ लीजिए, ये C++ का हेडर है, ये तो हमको हमेशा देना ही है सभी कोड में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़, यहाँ पे देखिए ये चीज़ को ना एकदम अच्छे से देख लीजिए मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में आप और एक क्वेश्चन देखने वाले हो जो इसी से रिलेटेड होगा। तो आप देखिएगा कितना आपको मज़ा आएगा अगर आप समझ जाओगे चीज़ों को तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग एक बेस क्लास बनाया है एनिमल नाम का। ठीक है, सिंपल एक क्लास बनाया हूँ जिसका नाम है एनिमल। मैं जैसा बोला हूँ कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एनिमल नाम का क्लास बनाया है। ठीक है, उसके अंदर पब्लिक है, पब्लिक सिंपल नॉर्मली हम लोग पब्लिक का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता है, आराम से सब यूज़ करें। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने पब्लिक रखा है। उसके अंदर देखिए मैं एक फंक्शन बनाया हूँ मेक साउंड नाम का। ठीक है, और इसको वाइड रखा हूँ क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसको वर्चुअल बना के रखा हूँ क्योंकि आगे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको वर्चुअल बनाऊंगा। तो ये हो गया वर्चुअल। ठीक है, मेथड ओवरराइड करने वाला है, ये जो फंक्शन है इसी को मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत हो जाए, मेथड क्या होता है, मेथड मतलब वही मेथड हो गया, फंक्शन हो गया, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया है मेक साउंड नाम का। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर सिंपल हो रहा है हम लोग का सी आउट, ये हम लोग का कमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट साउंड सम साउंड। ठीक है, एंडल। देखिए ये चीज़ क्या है, ये लाइन जो है, अब C++ हम लोग सी में क्या करते थे, कुछ भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज़ करते थे। तो C++ में यूज़ करने के लिए हम लोग प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं। तो सी आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोलन के मतलब डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, सम साउंड, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा हम लोग का। फिर एंड एल, ये एंड एल क्या है, तो ये हम लोग का लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे हम लोग वहाँ पे स्लैश एन यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पे एंड एल का यूज़ करते हैं। आप यहाँ भी स्लैश एन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एंड एल ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सम साउंड, ये तो ये मेक साउंड फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल ये हम लोग का सम साउंड को मतलब ये हम लोग का ये करेगा, आउटपुट देगा कि कोई साउंड बज रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने बेस क्लास बनाया है और इसके अंदर एक ये बना दिया। अब देखिए मैं एक डिराइव क्लास बना रहा हूँ डॉग नाम का। ठीक है, डिराइव मतलब वही अपने ही फादर का सन। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया क्लास, ये मेरे डिराइव क्लास का नाम है डॉग। ठीक है, उसके बाद कोलन, कौन से इससे बना रहे, तो एनिमल से बना रहे, तो देखिए वही लिखा हूँ पब्लिक एनिमल। ये तो आप समझ ही गए डिराइव क्लास बनाना। तो ये हो गया हम लोग का पब्लिक एनिमल, इस एनिमल क्लास का मैं ये डिराइव डॉग बना रहा हूँ। तो ये डॉग क्लास क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉग क्लास है ये हम लोगों का पब्लिक, वहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ है, वॉइड मेक साउंड। ये जो साउंड वाला मैंने बनाया है ना फंक्शन, इसी को मैं यहाँ पे आप चेंज कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरराइड मतलब वापस से उसमें चेंजेस ला रहा हूँ। तो ये हो गया वॉइड मेक साउंड। अब इसको मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा ओवरराइड। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे वर्चुअल, पहले मैंने वर्चुअल फंक्शन बना दिया है, अब मैं उसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को फिर से वर्चुअल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे अब चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वॉइड मेक साउंड, देखिए सेम लिखा हूँ मैं एग्जैक्टली मेक साउंड, तो मेक साउंड फंक्शन एग्जैक्टली नाम सेम है। ठीक है, और फिर ओवरराइड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ओवरराइड में क्या कर रहा हूँ, तो बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, सी आउट वुफ, यानी कि मेक साउंड नाम डॉग है ना, ये हम लोग का क्लास का नाम डॉग है ना, तो डॉग कैसे वुफ भौंकता है ना, तो बस वही मैं कर दिया हूँ कि ये क्या साउंड, ये डॉग वाला कैसे निकालेगा, वुफ। सिंपल, मैं बस साउंड निकलवा रहा हूँ कुत्ता और बिल्ली का। ठीक है, तो ये कर दिया ओवरराइड मेक साउंड फॉर डॉग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किया, जो मेक साउंड फंक्शन था उसको मैंने ओवरराइड कर दिया। पहले क्या था, कोई साउंड था सम साउंड एनिमल का, और अभी मैंने कुत्ते वाले में क्या कर दिया, तो वुफ कर दिया, डॉग वाले में वुफ। ठीक है, फिर देखिए सेम मैंने एक और क्लास बना दिया डिराइव क्लास, इसमें क्या है डिराइव क्लास कैट, मैंने एक और डिराइव क्लास बनाया कैट नाम का। सेम देखिए अब सेम बनेगा, आपसे बोलूँगा मैं डिराइव बनाओ तो कैसे, क्लास अपना क्लास का नाम दे दियो, तो कैट मैंने दिया है, कोलन पब्लिक एनिमल से ही बना रहा हूँ है ना, मतलब एनिमल का ही मैं दो डिराइव बनाऊँ, एक डॉग बनाया हूँ एक कैट बनाया हूँ, तो एनिमल, फिर वही पब्लिक वॉइड मेक साउंड। देखिए फिर से मैं मेक साउंड मतलब ये जो फंक्शन है उसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ओवरराइड। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट म्याऊं। ठीक है, यानी कि देखो कुत्ते वाले में वुफ, बिल्ली वाले में म्याऊं। तो इस तरह से मैंने मेक साउंड वाला जो फंक्शन है उसको चेंज कर दिया अलग अलग क्लास में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ओवरराइड किया है इसको। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इंट मेन में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पॉइंटर से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पॉइंटर से हम लोग एक्सेस करेंगे। तो मैं एक एनिमल जो है एनिमल, ठीक है, स्टार एनिमल 1, ये जो है मेरा नाम है, पॉइंटर का नाम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल का नाम है मेरा, ऑब्जेक्ट का नाम है।
ठीक है। तो ये जो एनिमल है ये आप लोग का क्या है, ये क्लास स्टार्टिंग में जो क्लास बनाए थे उसका ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब समझिए मैंने एक क्लास तो बना दिया, अब उसके अंदर का स्टूडेंट्स, समझे, तो एनिमल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उसके अंदर का। तो एनिमल 1 मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है और उसमें मैं क्या किया हूँ, न्यू डॉग, ठीक है, यानी कि डॉग वाला फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ, मतलब ये डॉग वाला जो क्लास है उसको मैंने एक्सेस करवा दिया है एनिमल 1 में, ठीक है। यानी कि एनिमल 1 जो है, एनिमल के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एनिमल 1 का, जो कि एक्सेस किसको कर रहा है, तो डॉग को कर रहा है, ठीक है। सेम विथ मैंने एक एनिमल 2 बनाया है जो किसको कर रहा है, कैट वाले फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, यानी कि इसको, समझे। तो वही क्या है, आप देखिए अगर हम लोग एनिमल 1 को एनिमल 1 में अगर मेक साउंड करवाते हैं, यानी कि मेक साउंड को कॉल करते हैं एनिमल 1 के अंदर, तो हम लोग का आउटपुट आएगा वुफ। और अगर एनिमल 2 को हम लोग साउंड करवाते हैं, मेक साउंड वाला फंक्शन कॉल करवाते हैं, तो आउटपुट आएगा म्याऊ, ठीक है। देखिए एनिमल 1 में क्या है, न्यू डॉग है, तो एनिमल 1 वाला न्यू डॉग पे जाएगा, है ना, इस पे आ गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, एनिमल 1 में मेक साउंड वाला फंक्शन को कॉल कर दो, तो एनिमल 1 डॉग के अंदर है, तो डॉग के अंदर मेक साउंड क्या करवा रहा है, तो वुफ प्रिंट करवा रहा है, तो सी आउट यहाँ पे वुफ हो जाएगा। और एनिमल 2 क्या है, कैट पे चले जाओ, तो कैट हम लोग का क्या करवा रहा है, म्याऊ करवा रहा है, तो जैसे मेक साउंड करेंगे तो आउटपुट म्याऊ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये कैसे हम लोगों ने क्लास बनाया, कैसे डिराइव किया, कैसे उसके अंदर ओवरराइड किया चीज़ों को, ये हम लोगों ने पूरा देख लिया है, ठीक है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ हो क्योंकि आप नया नया कोड करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रुकिएगा मत, पूरा प्लेलिस्ट को ख़त्म करते जाइए, फिर देखिए आपको कैसा कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है अंत तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। और इसको मैं जैसा बोला मेथड ओवरराइड को एकदम बढ़िया से इसको देख लीजिए, ये सेम एग्जाम्पल हम लोग आगे फिर से देखने वाले हैं। अब वही चौंकोगे, करिए वाह मैंने खुद ही कर लिया, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा काम हम लोग का करता है डिराइव क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, इस तरह से। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C देख लिया है। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना, BCS 31 का जून 24 का, ये जो मैं आपको पूरा करवाऊंगा, ये जो पूरा एक प्लेलिस्ट है, यही अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिएगा और इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा आपको BCS 31 का जून 24 का क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। ये फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर मांग लीजिएगा और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और आपका बाकी सेमेस्टर का, मतलब आप जो 3rd सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट का भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा आप। और अगर आप BCA में हो तो यहाँ पे सब कंटेंट आपको मिलेगा। 1st और 2nd का अगर मान लीजिए कोई बैक लगा हुआ है तो उन सब का भी आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और सारा कंटेंट को देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।